नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम गुलामगिरी का, जिसको ज्योतिराव फुले साहब ने लिखे हैं, उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो देखिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और फिर से नए नए किताबों की नई नई जानकारी आप लोगों को देंगे और मुझे भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी और आप लोगों को भी इस बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में क्या कौन सी किताबें लिखी गई है और क्या लिखे हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छी अच्छी किताबें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ढोड़ीराव कहते हैं, इस देश में वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे। इस देश में ज्योतिराव कहते हैं, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। ढोड़ीराव, उनमें से पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से। ज्योतिराव, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसीलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थी, इसीलिए उस जत्थे का अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया होगा। ढोड़ीराव, फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था, इसका क्या मतलब होगा। ज्योतिराव, उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली इनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, पत्रियों में, गर्भ पालने पोसने की जगह में, प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालने पर जमीन पर रखते ही तिलमिलाकर मर जाती है। नाड़ी स्वाभाविक रूप में एक समय एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फाड़कर उसमें से अपने बच्चे को बाहर निकालती है। अब जिस अंडे में यह मत्स्य बालक था, उसको उसने पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा। उस अंडे से उसने उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी। कोई आदमी इस तरह का सवाल उठा सकता है कि मनुष्य में से किसी मजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था, उस अंडे को पहचान कर उसने उसके जमीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फाड़ कर उसमें से उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। क्योंकि यूरोप और अमेरिका के देशों में काफ़ी विकास हुआ है और बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विज्ञ हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मैं मछली के अंडे को फाड़ करके उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर, यह अंडा पानी में है, इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर निकाल देता हूँ। खैर, वह अंडा पानी में है, इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया है। उस जलचर संदेश वाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी। इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों में से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। फिर ढोड़ीराव, अच्छा, फिर सवाल यह उठता है, उस जत्थे का नायक अपने लोगों से साथ किस जगह पर रुका होगा। ज्योतिराव, पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा।
उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया? उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपने राज वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के काबिले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिराव, उस करारी हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछवे के बंदरगाह पर आ पहुंचा और कछवे मछवे से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछवे की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसकी वजह से उस कबीले का मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया।